नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबी फसलों का मौसम चल रहा है। रबी फसलों की खेतों में तैयारियां हो गई हैं, यानी कई जगहों पर बोनी हो चुकी है, कई जगहों पर बोनी चल रही है। तो इन दिनों आपको खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, आज इस विषय के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी आपको बताएंगे कि बीजों के चयन से लेकर, यानी किस्मों के चयन से लेकर और बीजोपचार और फिर सिंचाई और पौधों का संरक्षण आपको कैसे करना है, रोगों और कीटों से उनका बचाव कैसे करना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मिलेंगे एक प्रगतिशील महिला कृषक से। तो चलिए सबसे पहले अपने दोनों खास मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी। आप पौध संरक्षण में वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब कृषि दर्शन में। और जैसा हमने बताया कि हमारे साथ आज एक महिला प्रगतिशील कृषक है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी आशा उइके जी। बहुत स्वागत है आपका आशा जी। आप भी रायसेन के गौहरगंज से आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब से हम सीधी चर्चा करते हैं और रबी फसलों में इन दिनों कौन से समसामयिक कार्य करने, इस बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने बताया कि भाई कई जगहों पर तो बोनी हो गई है, किसान भाइयों ने कर ली है, कई जगहों पर चल रही तैयारी। तो इस वक्त सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी जो सबसे ज़रूरी काम है किसान भाइयों के लिए खेतों में करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो किसान भाइयों का अपनी जो भी फसलें लगाते हैं, चाहे गेहूं की लगाएं, चाहे चना की भी बस खेती करते हैं, या मसूर की खेती करते हैं, अलसी की खेती करते हैं, तेवड़ा की खेती करते हैं, तो सबसे पहले खेत की तैयारी वो प्रमुख है। साथ साथ पोषक तत्व प्रबंधन के लिए अपनी खादों का व्यवस्था करें और साथ साथ बीजों का चयन, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आपके पास कितनी पानी की उपलब्धता है, उसके अनुसार अपने बीजों का चयन करें। ठीक है। और उसमें से प्रजातियों का, विशेषकर जो अच्छी उपज देने वाली प्रजातियां हैं कम पानी में, उनका चयन करें। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना चाहिए कि जहां से आप बीज ले रहे हैं वो आपकी संस्था अच्छी होनी चाहिए, कि आपको शुद्धता का बीज मिले जो आपको अच्छा उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों के लिए खेती तैयारी करते समय आप अपनी खादों का चयन करें, बीज का चयन करें और प्रजातियों का चयन करें। खेत की तैयारी अच्छी प्रकार से करें और साथ साथ जैसे इस समय फसलों की कटाई चल रही है, धान की कटाई चल रही है, उसके बाद में तो कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जिससे हमारी लागत कम हो सकती है, उन यंत्रों का भी इस्तेमाल करें। नरवाई का प्रबंधन करें, जिससे नरवाई ना जलाएं, जिससे पोषक तत्वों की क्षति होती है, छीड़ होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। तो इन सब प्रमुख चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, गेहूं, चना, सरसों, मसूर, ये हमारे कह सकते हैं प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा सब्जियों की भी पैदावार किसान भाई बड़े पैमाने पर लेते हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत डॉक्टर साहब गेहूं से हम करते हैं। इस वक्त अगर सिंचाई के हिसाब से हम बात करें तो किसान भाइयों को कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए? सिंचाई के अनुसार गेहूं में देखा जाता है कि प्रायः हम 2-3 प्रकार से बुआई करते हैं। कुछ हम अगेती बुआई करते हैं, या जैसे असिंचित कहते हैं। असिंचित जैसे क्षेत्रफल रहता है जहाँ बिल्कुल हमारे पास पानी नहीं होता है, पूरा हमारा रेनफेड एरिया रहता है, बरसात पर निर्भर रहते हैं, जैसे C306, तो उसको हम 20 अक्टूबर से बोनी प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद कुछ हमारी अर्ध सिंचित क्षेत्रफल होते हैं जहाँ पे हम एक पलेवा एक पानी दे सकते हैं, तो वहाँ पे हमारी कम पानी चाहने वाली वैरायटी है। अच्छा, उन जिनमें पानी कम लगता है उसमें हमारी खादों की मात्रा भी बहुत कम लगती है, तो उसमें जैसे HI 1544 है, GW 322 है, इस प्रकार की वैरायटियाँ हैं। आपके GW 491 है, इस वैरायटी का चयन करते हैं, तो एक पलेवा 2 पानी पे इन फसलों को लिया जा सकता है। साथ साथ हमारी समय पे बुआई करने वाली कुछ प्रजातियां हैं, जैसे उसमें भी सरवती और कठिया 2 प्रकार की प्रजातियां रहती हैं कि हम बोनी कर देते हैं। चूंकि इन फसलों में क्या होता है कि एक पलेवा और करीब 3 से 4 पानी, चूंकि ये अधिक उपज देने वाली रहती हैं, करीब हमारा 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इसका उत्पादन रहता है। और इसमें पोषक तत्व भी हमको पर्याप्त मात्रा में देने पड़ते हैं, चूंकि पानी ज़्यादा लेती हैं, समय ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इनके पोषक तत्व भी ज़्यादा रहते हैं। जैसे इसमें कठिया में हम देखते हैं कि हमारे जैसे करण वंदना है, हमारे पूसा तेजस है, पूसा मंगल है, पूसा अनमोल है, पूसा प्राची है, पूसा प्रभात है, इस तरीके की वैरायटियां हैं जिनका हम चयन करें। कठिया में, सरवती में हमारी जैसे वर्तमान में जैसे पूसा उजाला है, पूसा वाणी है, कनिष्क करके एक वैरायटी आ रही है, तो इन प्रजातियों का चयन करें। और साथ साथ देरी से बुआई वाली
जिनको हम देर से बोते हैं, जैसे हमारे धान के खेत बहुत समय लगता है उनमें कटाई करते समय, तो उसमें हम देर से बुआई करने वाली प्रजातियों का चयन करते हैं। इसमें खाद की मात्रा को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। अच्छा। और जैसे पानी की मात्रा क्या रहती है कि जैसे एक पलेवा 2 पानी हम दे सकते हैं। तो इसमें जैसे MP 1202, 1203 है, इन प्रजातियों का हम चयन करेंगे। और पूसा ओजस्वी, ये वैरायटी है GW 491 और GW 513, इन प्रजातियों का चयन करेंगे। तो ये तो गेहूं की बात हो गई। साथ साथ जैसे हमारी कुछ है अलसी की वैरायटी है, अलसी में हमारी JLS जैसे 95 है, JLS 66 है, इस प्रजाति का चयन करके कुछ हमारे किसान भाई बोनी कर सकते हैं। मसूर में हमारी IPL है, IPL 316 है, DPL 62 है, और हमारी क्या कहते हैं HUL 57 है। ये आपकी इसकी अलसी की वैरायटी जैसे ये RVL 31 है, RVL 30 है। इन प्रजातियों के चयन करें, चूंकि ये आपकी अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों, जो डॉक्टर साहब ने आपको किस्मों के नाम बताए हैं उन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, और अच्छी किस्म का बीज प्रामाणिक स्थानों से लें, कृषि विज्ञान केंद्र से लें, या भरोसेमंद जो स्थान रहते हैं वहीं से लें, क्योंकि खराब बीज आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। किसान भाइयों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रबी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में, और इस विषय पर हमारे साथ आज चर्चा के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ हम एक सफल महिला कृषक आशा उइके जी से भी बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आशा जी से। आशा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हमारी जिज्ञासा है कि आप खेती किसानी से कैसे जुड़ी और इस वक्त क्या भूमिका निभा रही हैं आप? खेती किसानी से ऐसे जुड़े सर कि मेरा जो मायका है, मायका में खेती हम नहीं करते थे। अच्छा। बहुत ऐसे आना जाना होता रहता था, लेकिन जब शादी करके मैं ससुराल आई तो मेरे जो पति हैं वो किसान हैं। अच्छा। तो उनके साथ हम कभी कभी खेतों में जाते रहते, जो भी उनकी सहायता करते रहते। तो फिर हम लोग 2016 में स्वयं सहायता समूह से जुड़े। स्वयं सहायता समूह से मेरा जो गांव है ग्राम लुल्का, जो पूरा पहले स्टोन क्रेशर पे निर्भर था। खेती भी बहुत कम रुचि भी थी किसानों की। सारे अच्छा। जो युवा हैं, किसान हैं, महिला हैं, पूरी स्टोन क्रेशर पे निर्भर थी। तो हमारे गांव में जो स्वयं सहायता समूह बने, तो वो बनने के बाद उनने देखा कि यहाँ कोई ना तो इनकी खेतों में रुचि है, और ये लोग रहते भी नहीं है, ना तो यूथ मिलते हैं, ना महिलाएं मिलती हैं, और ना ही यहाँ किसान मिलते हैं। जी। तो ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ के किसानों की, महिलाओं की रुचि आ जाए। तो जब उसमें जुड़ने से पहले फिर जो आजीविका मिशन है, श्रोक संस्था है, तो उन लोगों के माध्यम से हमें KBK में प्रशिक्षण दिलवाया। अच्छा। आत्म परियोजना से कुछ एक्सपोजर कराए गए। तो उन लोगों ने हम लोगों को, जो महिला किसान हैं, या उन्हें गांव में आके किसानों को ट्रेनिंग दिया, और फिर बाहर एक्सपोजर कराए कि फिर वहाँ हम लोगों ने सीखा कि हम कैसे कम पानी में भी हम लोग खेती कर सकते हैं। इस तरीके से फिर खेती करते करते किसानों ने कुछ ढलाने टाइप की जमीनें थी, तो उसमें उसको समतल कैसे बनाया जाए। अच्छा। ये यानी खेत तैयार किया आप लोगों ने, उसके बाद फिर उस पर खेती बाड़ी आपने शुरू कर दी। तो जैविक खेती से शुरुआत हुई थी या उसके पहले दूसरी फसलें आप लोग लेते थे? उसके पहले हम लोग एक ही फसल लेते थे। जो वर्षा आधारित फसल होती थी, वो फसल लेते थे, जो जैसे कि गेहूं खाने के लिए। पहले खेत ऐसा ही पड़ा रहता था, लेकिन 2016 के बाद हम लोगों ने जब जैविक खेती शुरू की, अच्छा, तो हम लोगों ने धान, जब खेत समतीकरण हुआ, तो उसमें भी हम लोगों ने धान लगाना शुरू किया। अच्छा, धान लगाने के बाद गेहूं, चने, सब्जियां भी लगाना शुरू किया। तो जैविक खेती की तो आपका अनुभव कैसा रहा? जैविक खेती में अनुभव ये रहा कि इसमें लागत बहुत कम होती है,
जो किसानों की लागत बहुत ज़्यादा रासायनिक में बढ़ जाती है और यहाँ उनको उत्पादन लागत ही इतनी ज़्यादा लग जाती है कि उनका उत्पादन जो भी उनको कुछ बचता नहीं है। तो हम लोगों ने फिर जैविक खेती शुरू की कि आप लोग जिनके पास 3 एकड़ ज़मीन है, आप 3 एकड़ में ना करके आप आधा एकड़ में जैविक खेती करें। तो उससे क्या है कि आपको जैविक में अगर तत्काल रिजल्ट भी ना मिले तो आपको जो आप रासायनिक करेंगे उससे मिल जाएगा। किसान क्या है तत्काल रिजल्ट के चक्कर में पूरा जैविक नहीं कर पाता है। तो हम लोगों ने किसानों को हमारा जो अब फायदा मिल रहा है जैविक खेती में। हाँ, अब मिल रहा है। धीरे धीरे किसान अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। जिससे उन्हें आधा एकड़ शुरू की थी तो थोड़ा थोड़ा एरिया अपना बढ़ाते जा रहे हैं चलिए, किसान। तो देखिए किसान भाइयों, प्रशिक्षण प्राप्त किया। आशा जी के परिवार में पहले खेती किसानी नहीं होती थी, लेकिन उनकी रुचि थी, दिलचस्पी थी, इसलिए वो स्वयं खेती किसानी से जुड़ी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, आत्मा परियोजना से जुड़ी और आज आप देखिए कि वो एक सफल कृषक के रूप में आपके सामने बैठे। डॉक्टर साहब से हम चर्चा करते, फिर आशा जी आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, पौध संरक्षण ये सबसे अहम विषय हो जाता है किसान भाइयों के लिए। रोग और कीटों का बड़ा प्रकोप होता है, हम देखते हैं। तो इस समस्या का निदान क्या है? सबसे अच्छा इसका निदान ये है कि अगर हम इंटीग्रेटेड एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, जो हमारी फसलों में नुकसान होता है कीट एवं रोगों से, उसमें करीब 50 से 60% या 70%, कभी कभी बहुत ज़्यादा जब भयंकर समस्या आती है 80% तक हमारी फसलें नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें फसलों का बीज उपचार करना चाहिए। जैसे कुछ फसलों में हमारा उसकी एक पद्धति है, उसका एक क्रम होता है कि FIR पद्धति उसको हम लोग कहते हैं कि पहले फफूंदनाशक से करना है, फिर कुछ फसलों में जिसमें रस चूसा कीटों का प्रकोप होता है उसमें कीटनाशक का भी हम उपचार करते हैं, और बाद में कुछ हमारी जैसे दलहनी फसलें या खाद्यान्न फसलें उसमें हम कल्चर का उपयोग करते हैं, जो हमारे बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करती है और हमारी नाइट्रोजन खाद का स्थिरीकरण करती है। तो इसलिए पहले हम फफूंदनाशक का करते हैं, फिर इसके बाद में कीटनाशक का करते हैं, इसके बाद में हम कल्चर का उपयोग करेंगे। तो उसमें जैसे हमें बीज उपचार करने से क्या होता है कि हमारा बहुत लागत कम आ जाती है, और हमारी जो फसलों में जैसे बीज रहता है तो बीज में 2 तरीके से बीमारियां लगती हैं। कुछ हमारी बीज के अंदर बीमारियां छुपी रहती हैं, कुछ बीज के आवरण के बाहर रहती हैं। तो बीज उपचार करने से हमारा बीज क्या होता है, उसमें टीकाकरण हो जाता है और बीज में आने वाली जो रोग है उसकी संभावना लगभग खत्म हो जाती है। और जब हमारा खेत में बीज जाता है तो जो उपचारित बीज जाता है तो वहाँ पे भी जो बीज के आसपास रोग होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो उसके लिए हम 2 तरीके से, हमारे रासायनिक भी हम बीज उपचार कर सकते हैं और हमारा जैविक भी बीज उपचार होता है। तो रासायनिक बीज उपचार के लिए हमारा एक फफूंदनाशक आता है जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, उसको 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और हम जब जैविक करते हैं तो करीब हमको 1 से 2 दिन पहले बुआई से हमको करना चाहिए। छायादार स्थान पे हम अपना जितना भी हमको बीज बोना है उसमें हम 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से औसत से उसमें हम बीज में नमी बना देते हैं और बीज के ऊपर उस पाउडर को डाल करके और उसको हम उपचारित करके छाया में सुखा करके और फिर हम उसकी दूसरे या तीसरे दिन बुआई करते हैं। अगर हमारे पास जैविक ये ट्राइकोडर्मा विरिडी उपलब्ध नहीं है तो हम फिर रासायनिक बीज उपचार कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्बेंडाजिम है या थीरम है, कार्बोक्सिन दवा आती है, इन सब कार्बेंडाजिम मैंकोजिब दवा आती है या बीटा वैक्स पावर के नाम से दवा आती है। तो इसको हम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम छायादार स्थान पे इसको बीज पे हल्की सी पानी छिड़क करके नमी बनाएंगे और हाथ से उसको मिला करके और सुखा देते हैं और फिर दूसरे दिन इसकी बुआई करते हैं। तो इसमें भी जितने प्रकार की बीमारियां आती जो भी फफूंद से फैलने वाली हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और हमारी फसल जो है बच जाती है। तो बीज उपचार करना हमारे लिए प्रमुख बिंदु है। तो देखिए किसान भाइयों, बीजोपचार के बिना फसल बोनी के बारे में आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि अगर आप बीजोपचार अच्छे तरह से कर लेते हैं, किसी भी तरीके से करें आप, तो आधी समस्या या कहें बीमारियों की या रोगों की या कीट प्रकोप की आधी आशंका वहीं खत्म हो जाती है और बाकी आपको फिर पौधों का ध्यान किस तरह से देना इस पर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रबी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में, और इस विषय पर हमारे साथ आज चर्चा के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ हम एक सफल महिला कृषक आशा उइके जी से भी बात कर रहे हैं। लेकिन आशा जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। आशा जी, एक तो आप महिला, फिर जनजातीय वर्ग से, तो किस तरह की दिक्कतें आई आप जब खेती किसानी से जुड़ी, और फिर आपने महिलाओं को कैसे जोड़ा अपने साथ में, और कैसे आप जो है तरक्की करती गई? इसकी शुरुआत सर बहुत कठिनाई आई हमें घर से, जो कि हमारा गांव है पूरा आदिवासी क्षेत्र है, और फिर अंदर है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता था कि हम लोग अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो बहुत सारे सवालों का सामना, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, कब आएंगे, ये सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे अंदर कुछ सीखने की चाह थी। जी। और जो पूरा आदिवासी क्षेत्र है वो ऐसा है कि सिर्फ उनका जीवन ही पूरा खेती और खेती से घर। तो जो आने वाली जनरेशन थी, जो हमारे बच्चे थे, हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको कुछ और इससे भी थोड़ा हटके वो कुछ और सीखें, पढ़ाई करें। पढ़ाई जो शिक्षा का क्षेत्र था वो लड़कियों के लिए बहुत ही, मतलब जहाँ गांव में अगर 5वीं तक स्कूल है तो लड़कियां वहीं तक पढ़ें और लड़के जा सकते हैं, इस पे भी बहुत होता था। तो लेकिन आपने इन सब रूढ़ियों को तोड़ा, और इन बंधनों को तोड़ करके आप आगे बढ़ी हैं। और वाकई आशा जी, देखिए मित्रों, एक मिसाल है हमारे समाज के लिए कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से भी जूझते हुए खेती किसानी को चुना, उसमें मेहनत की, प्रशिक्षण हासिल किया, तकनीकों को जाना समझा, और आज आप देखिए कि वो उन्हें सम्मान भी मिले हैं अपने इसी कर्म के लिए। आशा जी, आपको किस तरह के सम्मान मिले हैं? मुझे जो जैविक खेती मैंने करवाया सर, मैंने खुद भी शुरू की, और हमने 50 महिलाओं को भी जैविक खेती शुरू किया। अच्छा। तो मुझे इसमें जिला स्तरीय पुरस्कार मिला। तो ऐसे ही हमने फिर जैविक खेती के साथ साथ हम लोगों ने कोदो कुटकी का भी अच्छा, यानी आपने श्री अन्न की भी खेती की है? हम लोगों ने जब कोदो उत्पादन किया तो 5 किलो बीज खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। अच्छा। फिर बहुत किसानों में कि हमने क्यों बो दिया और इसको हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर क्या हुआ? आज क्या स्थितियां हैं? आज ये स्थिति है कि हमारे ग्रुप ही कोदो किसानों से खरीदते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं, और उसको मार्केट में मेलों के माध्यम से, नवाट के माध्यम से, केबीके के माध्यम से, जो आजीविका मिशन है उनके माध्यम से, आज जहाँ भी स्टॉल लगते हैं हमें बोल देते हैं, हम हमारा कोदो वहाँ, यानी पहले से आप लोगों को ऑर्डर मिलने लगे हैं, बुकिंग होने लगी। तो देखिए किसान भाइयों, बड़े पैमाने पर अब श्री अन्न यानी मोटे अनाज या मिलेट्स कहें, उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, क्योंकि कई तरह के व्यंजन बन रहे हैं इससे, और लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। और देखिए आशा जी कितने प्रगतिशील हैं कि उन्होंने श्री अन्न की खेती उस समय की जब इसके बारे में कई किसान भाई जानते भी नहीं थे। तो आपको ये जरूर सीखना चाहिए आशा जी से। चलिए डॉक्टर साहब, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे कि तो खेती किसानी में लागत को कैसे कम कर सकते हैं स्मार्टनेस के साथ में, और दूसरा युवाओं के लिए आपकी कोई टिप्स, युवा किसान भाइयों के लिए? ये हम युवाओं के लिए ये प्रेरणा है कि जो हमारी खेती में लगातार निरंतर लागत बढ़ती चली जा रही है, तो कृषि के क्षेत्र में और भी हमारे सारे कुछ हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसको भी साथ में कर सकते हैं। जैसे प्रोसेसिंग वगैरह शुरुआत कर सकते हैं। साथ साथ कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सीड बहुत महंगा आ रहा है, कॉस्टली हो रहा है, सीड्स का स्वयं प्रोडक्शन करना प्रारंभ करें। साथ साथ जो फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, फर्टिलाइजर का डोज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर बहुत आवश्यक है। साथ साथ पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, चाहे वो फंजीसाइड का एप्लीकेशन हो या बीडीसाइड का एप्लीकेशन हो या इंसेक्टिसाइड का हो, तो प्रॉपर डोज में और विद कंसंट्रेशन जाना चाहिए उसके साथ में। तो जो हमारा सही संतुलित मात्रा में है, कीटनाशक का उपयोग संतुलित मात्रा में, खादों का, किसान भाई हमारे बीज की मात्रा बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीज की मात्रा को भी हमें कम करना होगा, उससे लागत बढ़ जाती है। हाँ, उससे लागत बढ़ती है। साथ साथ हमारे जैसे मैकेनाइजेशन टूल्स आ रहे हैं, उनका यंत्रों का उपयोग, देखिए तकनीकों का इस्तेमाल करना है, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, और सही प्रशिक्षण के साथ में अगर आप खेती किसानी करेंगे तो आप लागत कम कर सकते हैं। आशा जी, चलते चलते हम चाहेंगे कि आप भी महिलाओं को एक विशेष संदेश दें ताकि वो भी आप ही की तरह एक सफल आत्मनिर्भर कृषक बन सके। महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोगों के सामने जो समस्याएं आती हैं,
तो उनका सामना करना सीखिए। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है। आपकी रुचि जिसमें हो, अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप वो बात अपने परिवार में रख सकती हैं कि अगर हम जहाँ भी जाते हैं, जो चीज़ सीखने जाते हैं, हम हमारे परिवार को आके बताएंगे तो कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कोई भी कि काम आप- असंभव कोई भी नहीं असंभव है नहीं जी। है। और ये कह सकते हैं कि आशा जी एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। उन्होंने भी कर दिखाया कि देखिए अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं खेती किसानी जैसे क्षेत्र में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आशा जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। और चलिए किसान भाइयों, अब देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पीएम मोदी ने किया सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में खाद वितरण व्यवस्थित हो, डॉक्टर यादव। प्रदेश में कुल रबी बुआई 80 लाख हेक्टेयर में। औषधि फसल अफीम और भभूतिया से बचाए गुलाब। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दुनिया भर के करोड़ों गरीबों और किसानों के लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि 3 साल में भारत के सहकारिता क्षेत्र में कई नई गतिविधियां हुई है और आज़ादी के 75 साल बाद भारत के सहकारिता आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ और इसमें एक नया जोश आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले कमान अपने हाथ में लेकर उर्वरक वितरण की समीक्षा की है, जिससे उम्मीद बंधी है कि उर्वरक वितरण व्यवस्थित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसानों को उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में कोई समस्या आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पराली जलाने पर रोक, किसानों के लिए खाद और उर्वरक के व्यवस्थित वितरण, राजस्व कार्यों के त्वरित निराकरण को मुस्तैदी से किया जाए। खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाए। मध्य प्रदेश में चालू रबी सीजन 2024-25 में अब तक 80,47,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 81.71 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। राज्य की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी अब तक 45.31 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इस वर्ष रबी फसलों का लक्ष्य 140.08 लाख हेक्टेयर रखा गया है। अब तक लक्ष्य के विरुद्ध कुल रबी बोनी 57% पूरी हो गई है। कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 80.47 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इससे राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 45.31 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष अब तक 44.33 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। प्रदेश में अब तक कुल अनाजी फसलें 45.51 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 22.58 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 11.69 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। प्रदेश में अब तक लक्ष्य के विरुद्ध गेहूं की बुआई 39.3%, चने की बुआई 68.8% और सरसों की बोनी 74.2% हो गई है। अफीम एक व्यावसायिक महत्व की औषधि फसल है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अफीम की खेती 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर की जाती है। अफीम पट्टे वाली फसल है, इस कारण भारत सरकार द्वारा समय समय पर मांग और आपूर्ति के अनुसार अफीम के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाता है। इसे लगाने से पहले शासन से विधिवत अनुमति लेनी होती है। अफीम की फसल को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी जवार अफीम 16, जवार अफीम 539 एवं जवार अफीम 540 आदि मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित किस्में हैं। गुलाब जितना ज्यादा खूबसूरत और ताज़ा दिखेगा, उतने ही ज्यादा उसके दाम मिल सकेंगे। कई बार पत्तियों पर भूरे या
काले धब्बे दिखाई देते हैं, इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन धब्बों को देखकर भभूतिया रोग की पहचान की जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर से छिड़काव करें। इसके अभाव में डायथेन M45 का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गंधक का चूर्ण 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। काले धब्बे के निदान के लिए डायथेन M45 अथवा ताम्रयुक्त फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल से 2 छिड़काव करें। बोडो मिश्रण कंपोस्ट ताजा बनाकर यदि उसका उपयोग किया जाए तो अधिक कारगर होगा। इसका लेप तनों पर भी लगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।